बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये 5th लेक्चर है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो हम ऑनलाइन ले रहे हैं। और इसमें जो 5th लेक्चर, इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे, वो हम बाउंड्री कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। और इस फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशन के बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है कि जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते हैं। तो उसके बाद है द वर्क इट टेक्स टू मूव अ चार्ज। तो हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे अगर हमें एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाना हो तो थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा द एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी क्या चीज है? असल में जो वर्क हम डन वर्क किसी चीज के ऊपर करते हैं वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मे बी यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जो फोर्थ टॉपिक होगा हमारा वो होगा द एनर्जी ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला जो मैंने पॉइंट चार्ज की बात की, इसका मतलब है वो एक डिस्क्रीट चार्ज है। ठीक है। डिस्क्रीट चार्ज के केस में हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। जो जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है। तो आखिर में हम एक एग्जांपल भी करेंगे। इस एग्जांपल को दो तरीकों से, दो मुख्तलिफ वेज से सॉल्व किया हुआ है। जो पहला तरीका है वो शॉर्ट्स है और दूसरा तरीका जो है उसमें थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है। आप दोनों तरीकों में से जिस तरीके से भी कर लें तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अच्छा, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का क्या मतलब है कि हमें लिमिट्स बताई गई हैं। हमें लिमिट्स किस चीज की बताई गई हैं कि एक जिस तरह मैंने बात की थी सर फॉर एग्जांपल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो एक स्पेसिफाइड सरफेस है। उस सरफेस के नीचे या उस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिफरेंट होगी। इसी तरह पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी उस बाउंड्री से। उस बाउंड्रीज के ऊपर हम जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी, नीचे आएंगे पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल सॉल्व की थी। उस एग्जांपल में ये कहा हुआ था कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक स्फीयर के अंदर और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो 0 था, लेकिन जो पोटेंशियल की वैल्यू कोई वो एग्जिस्ट करती थी उस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी। ठीक है। तो वो जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री मतलब जो स्फीयर की बाउंड्री थी उसके ऊपर और नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा वेरी कर रही थी। मतलब उस बाउंड्री के नीचे अगर हम आते थे, उस स्फीयर के अंदर जब हम आते थे तो क्या होता था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती थी। तो ये हमें बाउंड्री कंडीशंस बताई गई हैं। तो हम इसके लिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हमने बहुत ही सिंपल चीजों से स्टार्ट किया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना कहाँ से शुरू किया? हमने पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना कहाँ से शुरू किया? तो दो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे जहां से हमने शुरू किया। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट चार्जेस हमने फाइंड किया था। उसके बाद हमने सिंपल जो कूलम्ब लॉ है, कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हुए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। कूलम्ब्स लॉ असल में फोर्स हमें देता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो बताता है। जब फोर्स को हम लिख सकते हैं F is equal to Q into इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इन दो केसेस को डिस्कस करते हुए हमने क्या किया, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, फिर हमने पोटेंशियल फाइंड किया। मिसाल दी हुई है, यानी ये एक ट्राइंगल बनाई गई है। इस ट्राइंगल में ये बताया हुआ है कि हमें अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड करना है। ठीक है। अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना दी गई हो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया हो, तो हम जो
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रो, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड हम कैसे लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हो तो हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर हमें पोटेंशियल दिया हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर लेते हैं। और इसी ये पॉइसॉन्स इक्वेशन लिखी हुई है, पॉइसॉन्स इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए। ये डिफरेंट चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी बाउंड्री कंडीशंस की तरफ आते हैं। जब भी ये एक शीट ऑफ चार्जेस हमें दिया हुआ है, जो रेड लाइन में ये एक शीट ऑफ चार्जेस हमें गिवन है। इस शीट ऑफ चार्जेस के ऊपर और नीचे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो शीट है, ये शीट बहुत ही ज्यादा बारीक है। बारीक होने का क्या मतलब है कि इसके पैरेलल में, अगर हम कहें कि इस शीट के पैरेलल में कोई फील्ड की लाइन नहीं है, ठीक है, और इसके ऊपर और नीचे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। हम कैसे फाइंड करेंगे, हम जिस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो, द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कि हम क्या करते, the electric field all undergoes a discontinuity when you cross a surface charge distribution. The amount by which electric field changes at such a boundary, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बाउंड्री के ऊपर चेंज हो रही होती है, हम क्या करते हैं, ड्रा थिन गॉसियन पिल बॉक्स। हम जिस तरह एक चार्ज गिवन होता था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती थी, तो हम क्या करते थे, वहां पे एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर लेते थे। वो गॉसियन सरफेस उस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको ढांप रही होती थी, ठीक है, उसको कवर कर रही होती थी। तो उस तरह फिर हम गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते थे उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो यहाँ इस केस में चूंकि ये शीट ऑफ चार्जेस बहुत बारीक है, हम क्या करेंगे, हम गॉसियन पिल बॉक्स ड्रा करेंगे। ड्रा थिन गॉसियन पिल बॉक्स extending just barely over the edge in each direction। तो ये बताया हुआ है कि वो बहुत ही थिन आपने पिल बॉक्स को लेना है। अच्छा, इस पिल बॉक्स के ऊपर ए जो है, ये एरिया ऑफ द पिल बॉक्स है। ये स्मॉल सा पिल बॉक्स हमने कंसीडर किया। देन बाय गाउसेस लॉ, तो गाउसेस लॉ हमें क्या बताता है, गाउसेस लॉ हमें बताता है कि अगर आप क्लोज्ड इंटीग्रल लें ई डॉट डी ए का, closed surface integral of E dot dA is equal to charge enclosed divided by epsilon naught। चार्ज enclosed किसके बराबर होता है, वो होता है सिग्मा into area। ठीक है, if sigma varies point to point or the surface is curved, we must pick A to be extremely small। अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये वेरी हो रही हो पॉइंट टू पॉइंट, या सरफेस जो हो वो हमारी कर्व्ड हो, तो हम क्या करते हैं, वो हम एरिया पिल बॉक्स का बहुत ही स्मॉल लेते हैं। एंड द साइड्स ऑफ पिल बॉक्स कंट्रीब्यूट नथिंग टू द फ्लक्स इन द लिमिट एज द थिकनेस गोज टू जीरो। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एक यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं, कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। अब हम पिल बॉक्स को बहुत ही थिन ले रहे हैं, अगर हम पिल बॉक्स को बहुत ही थिन ले रहे हैं तो हम कहेंगे फ्लक्स पैरेलल टू द पिल बॉक्स विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज थिकनेस गोज टू जीरो। सो डिफरेंस इन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अबव और बिलो, उन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, वो बराबर होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, इस जो बातें हमने की, इसका क्या कंक्लूड हम कैसे करेंगे, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस बाय एन अमाउंट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एट एनी बाउंड्री। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस because the thickness of the pillbox is approaching to zero। ठीक है, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो हमेशा जीरो के बराबर होगा।
तो इस तरह हम क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। एंड और हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट above and below are equal and E parallel above minus E parallel below is equal to 0। तो इस तरह फिर हम क्या करेंगे, अगर हम ऐड करें इक्वेशन ए को बी में तो हमारे पास आ जाएगा टोटल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बाउंड्री। तो E above minus E below will be equal to sigma over epsilon naught। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो नॉर्मल टू द प्लेन होगी। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर सी। एंड द पोटेंशियल एट द बाउंड्री, और अगर हमें पोटेंशियल बाउंड्री के ऊपर फाइंड करना हो अबव एंड बिलो, वो आपस में बराबर होगा। बट द ग्रेडियंट ऑफ V inherits discontinuity from the E, so V above minus V below is equal to minus E dot dl। ये इंटेग्रल A to B है, यानी हम A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V which goes that gradient of V above minus gradient of V below is equal to minus sigma over epsilon naught along the end unit vector। इसको फिर हम ये जो एंड जो नॉर्मल डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन का हमें नहीं पता। अगर हम अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। अगर नॉर्मल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से हम इसका डेरिवेटिव लें, ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल n v अबव माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल n v बिलो इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल अबव एंड बिलो द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द वर्क इट टेक्स टू मूव अ चार्ज। अगर कोई चार्ज हो, उसको मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। सपोज इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से हम एक स्टेशनरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे। सपोज अ स्टेशनरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस एंड इफ द टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अगर हमारे पास एक स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज पड़ा हुआ है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, जो चार्ज पार्टिकल है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब एक टेस्ट चार्ज हमने किसी और पॉइंट से उस पॉइंट चार्ज के करीब हम लेके आ रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अगर तो वो दोनों चार्ज एक जैसे हैं तो हाउ मच वर्क विल बी नीडेड टू डू सो। तो ये काम करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक हमारे पास कोई चार्ज है Q। इस चार्ज Q की वजह से इसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम इसके करीब लेके आते हैं, तो ये चार्ज एक रिपल्शन फील करेगा, एक रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं। इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, ताकि हम इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ले जाएं। अगर ये हमारे पास एक चार्ज ना हो, एक चार्ज से हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस अगर हो, तो क्या होगा, ये फिर वो कंबाइन इफेक्ट होगा, एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि रिपेल करेगा हमारे टेस्ट चार्ज को। तो यहाँ पे है द स्टेशनरी चार्जेस विल exert a force on Q on the test charge, on test charge, right? It's okay. So we need to exert force in opposite direction. तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, वो W के बराबर होगी। W is equal to summation A to B minus QE dot DL, ठीक है, which can be written as Q को हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, minus Q इंटीग्रल A to B E dot DL
which can be written as minus q into E dot dl किसके बराबर है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो इसको हम कहते हैं वर्क जो है, ये जो वर्क डन है ये ओनली डिपेंड करता है और डिपेंड्स ऑन Q टाइम्स डिफरेंस इन पोटेंशियल, Q टाइम्स डिफरेंस इन पोटेंशियल। और हम अगर Q को दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा W over Q is equal to V of B minus V of I. Now we set the reference point let at infinity. अब हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट करेंगे, मिसाल के तौर पर वो रेफरेंस पॉइंट हमारा O है और ये O पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है। तो क्या होगा, सो वर्क टू मूव अ चार्ज charge Q from infinity to a certain point P is, तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, W over Q is equal to V of P, और W is equal to Q into V, ये हमारे पास इक्वेशन A आ जाएगी। इन दिस सेंस द पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक जो हमारा खत्म हुआ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है द एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम अब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी हाउ मच वर्क वुड इट टेक टू असेंबल एन एंटायर कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। हाँ, हमने एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस को असेंबल करना है, एक जगह खींच के एक जगह पे लेके आना है, तो इसको हम कहते हैं कि असेंबल करना एंटायर कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 को हमने इन्फिनिटी से या किसी भी जगह से खींच के एक पॉइंट P1 पे ले आए। इस फर्स्ट चार्ज को किसी एक जगह से, किसी इन्फिनिटी से फॉर एग्जांपल रेफरेंस पॉइंट से खींच के हम एक जगह पे P1 पॉइंट पे ले आए। जब हम पहला चार्ज लेके आते हैं, इससे कोई रेजिस्टेंस, कोई रिपल्शन फील नहीं होती, ये कोई रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि पहले कोई और चार्ज मौजूद नहीं है। अगर पहले कोई और चार्ज मौजूद नहीं है तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं इस पहले वाले Q1 की फील्ड के अंदर, तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। जो वर्क डन है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह जब हम तीसरा चार्ज लेके आते हैं, थर्ड चार्ज हम जब लेके आते हैं, तो Q1 भी उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और Q2 भी उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इसी तरह जब हम Q4 लेके आएंगे, हमें और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस तरह ये लिखा हुआ W1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई हमें फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। W2 जो है इज इक्वल टू Q2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा चार्ज फोर्स लगाएगा, Q1 फोर्स लगाएगा, ये डिवाइडेड बाई R12 is the displacement between charge 1 and 2. Similarly, W3 is equal to Q3 into 1/4 pi epsilon naught Q1 over R13, जहाँ पे आप दो चार्जेस इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे प्लस Q2 ओवर R23, मतलब चार्ज 1 भी फोर्स लगाएगा, चार्ज 2 भी फोर्स उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इसी तरह अगर हम W4 कैलकुलेट करते हैं तो तीन डिफरेंट फोर्सेस इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से। ये हमारे पास आ गया W4। अगर हमने चार चार्जेस को अकोमोडेट करना हो तो सो द टोटल वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो इन सब को आप पुट करें और जमा करें, और इनको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ समीशन। समीशन की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, which W is equal to 1/4 pi epsilon naught summation over I is equal to 1 to n। और हम दो समीशन लेंगे, एक समीशन हम पहले चार्ज के लिए लेंगे, जे जो समीशन होगा ये उससे बाद आने वाले सारे चार्जेस के लिए होगा। क्यों, क्योंकि हम कोई भी एक चार्ज जो वो अपने आप के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, उसको एक्सक्लूड करने के लिए हमने दो समीशन यूज किए हैं। समीशन I is equal to 1 to n और दूसरा समीशन J is equal to 1 to n।
जो यहाँ पे ये बात मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जे इज ग्रेटर देन आई, जे जो है वो आई से एक नंबर ज्यादा होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं क्यू आई जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, क्यू जे जो है जो जिसकी वजह से फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय आर आई जे, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है जे आई, जे इज ग्रेटर देन आई मींस नॉट टू काउंट वन चार्ज ट्वाइस, यानी किसी एक चार्ज को दो दफा काउंट नहीं करना। इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट काउंट ईच चार्ज ट्वाइस, यानी कि आप चार्ज को दो दफा काउंट कर लें फिर उसे 1/2 से डिवाइड कर दे। ये वही इक्वेशन दोबारा लिखी हुई है और ये 1/2 से डिवाइड किया हुआ है। और इसको एक और तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, W इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले आए, समीशन I to n qi into summation over j where j is not equal to I to n 1 over 4 pi epsilon naught qj over rij। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो चीज है ये ब्रैकेट के अंदर ये तो v of pi के बराबर है। इस तरह ये हमारा रिलेशन जो है ये बन गया, W is equal to 1 half of summation I qi into vpi। This vpi potential does not include the QI चार्ज, यानी जो पहला चार्ज होगा उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। अच्छा, तो इसके साथ हम अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये था डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, W इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो वी डी टाउ। जो चार्ज था, चार्ज की जगह पे रो डी टाउ लिख लिया है, रो डी टाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज करते हैं सिग्मा इनटू डीए। एंड फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन वही है, W इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रल लैम्डा डी एल के बराबर आ जाएगा। अब हम एक केस ले लेते हैं, एक केस को लेके ये हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, और बाकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसके लिए आप खुद से कर सकते हैं, या जो हम एग्जांपल्स करेंगे या प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें हम सॉल्व कर लेंगे। हम मिसाल जो एग्जांपल लेते हैं जिसको हम लेके आगे हम सॉल्व करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, वो है हम इक्वेशन सी को यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हैं। W इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रल रो वी डी टाउ। तो चूंकि हमारे पास जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है वो बराबर होता है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से अगर हम रो को कैलकुलेट करें, रो विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल डॉट ई। सो W विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रल डेल डॉट ई इनटू वी। ये इनटू वी है, ये डॉट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये बात आपने नोट करनी है डी टाउ, क्योंकि वी जो है ये स्केलर है, तो स्केलर का हम डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। इसमें दोनों क्वांटिटीज डेल डॉट ई डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, और पोटेंशियल तो है स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास होंगी। और एक रिलेशन है जो आपने पहले पढ़ा होगा, आपने स्केल वेक्टर वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा या बीएससी में भी आपने पढ़ा होगा, वो है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ एक स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर ए के साथ, ये इक्वल होता है कि हम पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले का डेरिवेटिव, जो प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव में भी। इसको फिर हम यहाँ से एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि एफ ऑफ डेल डॉट ए इज इक्वल टू डेल डॉट एफ ए माइनस ए डॉट डेल एफ, ठीक है। ये वाली फॉर्म बन रही है हमारे इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर कैसे बन रही है, हमारे पास बन रहा है वी को, अगर हम वी तो स्केलर है ना, इस स्केलर को हम अगर इधर शुरू में लिख रहे हैं तो ये हमारे पास ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। यही रिलेशन में आगे इस इक्वेशन 1 के लिए यूज करूंगा। सो इक्वेशन 1 विल बी W इज इक्वल टू epsilon naught divided by 2 integral del dot VE minus E dot del V, ये ब्रैकेट क्लोज की है डी टाउ, और इसको हम लिख सकते हैं W is equal to epsilon naught divided by 2 del dot VE प्लस E का स्क्वायर। ये del V जो है ये भी E के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, तो ये हमारे पास E का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके साथ ये लिखा भी हुआ है। अच्छा, तो नाउ इफ वी अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम, अगर हम यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें
VE को आपने क्या करना है, VE को कंबाइनली आपने एक वेक्टर कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो आप डाइवर्जेंस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? डाइवर्जेंस थ्योरम क्या चीज है? वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी टाउ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट DA ले लेंगे, जहां पे F जो है, F रोल प्ले, जो VE है ये रोल प्ले करेगा F का, यानी एक वेक्टर फंक्शन का। W will be equal to epsilon naught divided by 2 closed surface integral VE dot DA plus E square D tau, ये हमारे पास आ जाएगा। जहां पे हम देखेंगे कि एक टर्म जो है वो जीरो को अप्रोच करेगी। सो what volume or surface we are talking about, we may include only the region that just enclose the surface, or we may go away and include the whole universe। जब हम होल, अगर हम बहुत ही दूर दूर तक चले जाए, हमारा जो ऑब्जर्वेशन वाला एरिया है, जो जहाँ पे चार्ज को अकोमोडेट किया हुआ है, अगर हम बहुत ज्यादा दूर दूर चले जाएं, अगर हम ये कहें कि वो अप्रोच, हमारा एरिया जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, सो E एट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी शुड बी इक्वल टू 0। तो फिर ये जो पिछली जो इक्वेशन थी, सॉरी, या इस इक्वेशन में ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वी विल be left only with this term E square, yani for a very large volume closed integral, surface integral V dot dA will be equal to 0, so we left with W is equal to epsilon naught divided by 2 E square d tau, और ये इंटीग्रल में। This shows that energy is only stored in electric field। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, सॉरी, जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है। ठीक हो गया? तो इसके बाद एक ये एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल में क्या कहा हुआ है, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ टोटल चार्ज Q एंड रेडियस R। ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, इस शेल के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है। तो हम इक्वेशन C को दोबारा लिखते हैं जो अभी हमने देखी है। C इक्वेशन क्या थी, W इज इक्वल टू हाफ इनटू इंटीग्रल सिग्मा V dA के बराबर था। सिग्मा DA किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल चार्ज Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस स्फीयर, इस शेल, स्फेरिकल शेल के ऊपर है। तो ये बराबर आ जाएगा W इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q